Hello everyone, welcome to iConta Patna. I am Amit Anand, faculty of LRDI. आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक डीआई। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जो बेसिक डीआई में ही फंस जाते हैं। बेसिक डीआई में जो कैलकुलेशन होते हैं, जो भी परसेंटेज वैल्यू निकालने होते हैं, परसेंटेज से कनेक्ट करना, रेशियो बेसिस जो होते हैं, जो मतलब बेसिक पार्ट होते हैं, वो पार्ट में हम लोग क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हमको जो हाई लेवल के डीआई है वहां पे जाके हमको बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ जाते हैं। तो आज हम बेसिक डीआई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करेंगे। दो पार्ट में हम करेंगे। इससे ये गारंटी है कि आपका बेसिक डीआई जो सोचना कैसे, डीआई में कैसे कनेक्ट करना है, कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फास्टर वे में थिंक करना है, कहां पर हम वर्डिंग के कारण फंस जाते हैं, कहां पे वर्डिंग को ध्यान रखना है, ऑप्शन के हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहां पर है जो मतलब एज ए रेशियो में हमको कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड वो हम सीखेंगे आज। तो बिना डिले किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डीआई पार्ट 1। ठीक है, इतना गारंटी है कि अगर आप सही से लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, पूरा लेक्चर को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो सोचने का तरीका है डीआई में, जो आप नहीं बना पाते हो, वो चेंज हो जाएगा और आप सोचना अच्छे से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। लेट्स प्ले विद डिजिट। देखिए, सबसे पहले DILR हम बनाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन आप सॉल्व करते हो, तो आपका माइंड दो टाइप का होना चाहिए, एक कैलकुलेटिव माइंड, लॉजिकल माइंड। माइंड तो एक ही है, उस माइंड में कैलकुलेटिव भी आपका वर्क होना चाहिए और लॉजिकल वर्क भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो सेट्स होते हैं ना डीआई के, चाहे वो जो भी एग्जाम में आए, उसमें कैलकुलेशन तो रहता ही है, प्लस उसमें लॉजिकल भी थिंकिंग रहता है। जो सेंटेंस में कुछ लॉजिकल पार्ट होते हैं, जो अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो उसके कारण हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। अगर हमको आगे प्रोसीड करना है तो हमको अच्छे सेंटेंस को पढ़ना है, एनालिसिस करना है, मैच पॉइंट को निकालना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, फिर एक डायग्राम रेडी करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन का जवाब देना है। कभी कभी क्वेश्चन भी ट्विस्टेड होते हैं, जो वो कंडीशनल बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी आपको डेटा डिफिकल्ट देगा तो क्वेश्चन इजी दे देगा, कभी क्वेश्चन इजी दे देगा तो मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देगा तो डेटा आपको हार्ड कर देगा। तो डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस से डीआई को सॉल्व करने होते हैं। तो अब हम डीआई को प्रोसेस करेंगे। बेसिक डीआई पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, फिर मॉडरेट पे चलेंगे, फिर हाई लेवल के डीआई पे चलेंगे। कैसे कैसे माइंड का लेवल को इंक्रीज करना है ना, वो हम सीखेंगे। ठीक है, एक बार में तो माइंड का लेवल इंक्रीज होगा नहीं, लेकिन स्लोली स्लोली हम इंप्रूवमेंट करेंगे और हाई लेवल के डीआई को भी टच करेंगे। तो वहां पर हमको कोई इशू ही फेस नहीं करना होगा, क्योंकि हम सारे पिलर को एकदम स्टेप बाय स्टेप चढ़ के हम ऊपर आए हैं। देखिए, डीआई बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैंडेटरी है परसेंटेज वैल्यू याद रखना। हम लोगों को परसेंटेज वैल्यू याद नहीं होता, इसके कारण हमको डीआई में सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। वहां पे हमको निकालना पड़ जाता है वैल्यू, टाइम टेकन हो जाता है और वो टाइम बेकार का लग जाता है। वो सब टाइम को हमको सेव करना है। जहां से भी अगर 1 सेकेंड आपका सेव हो ना, आप वहां पर उसको सेव करो, क्योंकि वो 1 सेकेंड आगे जाके आपको टाइम सेविंग करवाना सिखाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है एग्जाम में आपके ऑप्शन आते हैं ना, और आप आंसर सॉल्व कर लिए और 1 सेकेंड में क्लिक करना था, अगर 1 सेकेंड खत्म हुआ तो ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा। तो 1 सेकेंड सेव हो जाएगा, तो वहां पर आप क्लिक कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो। तो हर एक सेकेंड का वैल्यू एग्जाम में, वर्क ऑन सेकेंड नॉट अ मिनट। ओके, एग्जाम में। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में आपको नॉर्मली पता है, जो मान लीजिए पूरा एक यूनिट है ना, पूरा एक यूनिट है। अगर इसको हम कहेंगे परसेंटेज में कितना इसका वैल्यू होगा, 100%। यूनिट में 1 यूनिट, परसेंटेज में 100%। तो इसको हम जिस टाइप से डिवाइड करेंगे ना, तो परसेंटेज भी उस टाइप से डिवाइड होने लगेगा ना। जैसे ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट को इक्वल टू 100% हो गया। इसको हम हाफ कर देंगे तो परसेंटेज भी हाफ हो जाएंगे, इसको 1/3 कर देंगे तो परसेंटेज भी 1/3 हो जाएंगे, इस टाइप से हो जाएंगे। तो देखते हैं, अगर ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट है तो परसेंटेज में हम क्या कहेंगे इसको, 100%। अब इसको हम अगर हाफ करते हैं तो परसेंटेज भी हाफ करना होगा, 50%। इसको 1/3 करते हैं तो इसको हमको 33.33%। 100 में 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, कभी कभी होते हैं लोग इसको क्या पढ़ देते हैं ना, 33.33%। कभी भी डेसिमल के बाद डिजिट पढ़े जाते हैं, नंबर नहीं। इतना बात दिमाग में रखिएगा। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6
12 16.66%, 1 by 7 14.28%, 1 by 8 12.5%, 1 by 9 11.11%, 1 by 10 10%, 1 by 11 9.09%, 1 by 12 8.33%, 1 by 13 7.69% approx, 1 by 14 7.14%, 1 by 15 6.66%, 1 by 16 6.25%। इस टाइप से मतलब इतना तक वैल्यू आपको याद रखना है, यही बस यूज होता है आपके डीआई में। इसी से हम बहुत सारे वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप 1 by 16 को 16.66% भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 2/3%, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 12.5% लिखे हैं, इसको हम 12 1/2% भी लिख सकते हैं। 14.27 को 14 2/7% भी लिख सकते हैं। 11.11% को 11 1/9% भी लिख सकते हैं। 9.09 को 9 1/11% भी लिख सकते हैं। 8.33 को 8 1/3% भी हम लिख सकते हैं। 7.69 को 7 9/13% भी लिख सकते हैं। 717 को 7 1/7% भी लिख सकते हैं। इसको हम 6 2/3% भी लिख सकते हैं और इसको हम 6 1/4% भी लिख सकते हैं। इस टाइप से तो हमेशा हमको इस वैल्यू का याद रखना है। एक वैल्यू को लिख के पेज में दीवार में जहां पे आप स्टडी करते हो वहां पे लगा दो, चिपका दो और इसको याद करते रहो, अपने आप याद हो जाएगा और इसका एप्लीकेशन करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग याद करते हैं, ठीक है। 1 यूनिट 100%, 1 by 2 50%, 1 by 3 33.33%, 1 by 4 25%, 1 by 5 20%, 1 by 6 16.66%, 1 by 7 14.28%, 1 by 8 12.5%, 1 by 9 11.11%, 1 by 10 10%, 1 by 11 9.09%, 1 by 12 8.33%, 1 by 13 7.69%, 1 by 14 7.14%, 1 by 15 6.66%, 1 by 16 6.25%। इस टाइप से याद करना है इसको और समझना है, ठीक है। तो आपको जब ये वैल्यू याद हो जाएगा तो इसमें आपको देखेंगे, जो अगर ये वैल्यू मेरा याद हो गया है तो जैसे आप बोलते हो 1 by 6, 1 by 6 कितना होता है 16.66% होता है ना। कोई भी इंटीजर हो इसका हाफ करना होता है तो डिवाइड हम किससे करते हैं 2 से। जैसे मान लीजिए 10 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा हाफ 5, 8 डिवाइड 2 क्या हो जाएगा हाफ 4। लेकिन कोई फ्रैक्शन में हो, कोई भी चीज फ्रैक्शन में कोई भी चीज हो, मान लेते हैं 1 by 2, हम कहेंगे इसका हाफ क्या होगा 1 by 7, इसका हाफ क्या होगा। तो कोई भी चीज फ्रैक्शन में होता है ना तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं नोमिनेटर, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो कोई भी चीज फ्रैक्शन में होता है अगर ऊपर 1 हो तो आपको क्या करना डिनोमिनेटर का डबल कर देना, यानी इसका हाफ क्या हो जाएगा 1 by 4, 1 by 2 का हाफ 1 by 4, 1 by 4 का हाफ 1 by 8, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसका हमको क्या करना है डबल कर देना है। 1 by 7 का हाफ क्या हो जाएगा 1 by 14, 1 by 14 का हाफ क्या हो जाएगा 1 by 28। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो बहुत सारे वैल्यू को, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 by 6, कहीं 1 by 6 का हाफ क्या होगा तो 1 by 12, इसका डबल, इसका भी हाफ कर दीजिए 8.33%, ये हो जाएगा। हम कहेंगे 1 by 12 का हाफ क्या होगा तो 1 by 24, इसका भी हाफ कर देंगे 4.16% अप्रॉक्स। हम कहेंगे 1 by 24 का हाफ क्या होगा 1 by 48, इसका भी हाफ कर देंगे 2.08%। हम कहेंगे 1 by 14 का हाफ क्या होगा 1 by 96, तो इसका भी हाफ कर देंगे 1.54%, ठीक है। सॉरी 1.04% ये हो जाएगा 1.04%। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। आपके पास 16 वैल्यू है ना 1 से लेकर 16 तक, सबका 5 टाइम्स लिखो, हाफ करो और इसे वैल्यू को लिखो, अपने आप याद होने लग जाएगा। जैसे 1 by 7 कितना होता है 14.28% होते हैं ना, इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 1 by 14, यहाँ हो जाएगा 7.14%। तो इस टाइप से हम हाफ करते चलेंगे तो हम बहुत सारी वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। 1 by 8 कितना होता है 12.5%, तो 1 by 16 इसका हाफ 6.25%,
तो इस 1/8, 1/16, 1/32 आप बहुत सारे वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए 1 से लेकर 16 तक का, और उसका 5 टाइम्स तक जाइए, हाफ 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 5 टाइम्स तक, उसके बाद उसका वैल्यू लिखिए। इसको 3-4 बार कर लीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यूज एग्जाम के होते हैं सारे आपके माइंड में आ जाएंगे, और यही वैल्यू बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से वैल्यू को आप क्रिएट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कुछ वर्डिंग होते हैं उसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, कह रहा है x व्हाट परसेंट है किसके, y के। तो x का कंपेयर हुआ किससे है, y से हुआ है ना। तो व्हाट परसेंट यहाँ पे है, व्हाट परसेंट के बाद कौन है, y, व्हाट परसेंट से पहले कौन है, x। तो व्हाट परसेंट के बाद जो भी रहता है ना उसको हम नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो व्हाट परसेंट से पहले होता है उसको ऊपर रखते हैं इनटू 100। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x/y इनटू 100। यानी x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी कि मैं उसका कितना परसेंटेज हूं। अगर मैं x हूं तो मैं y का कितना परसेंटेज हूं। तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, y से ना। तो मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ऊपर यानी कि नोमिनेटर में और y नीचे डिनोमिनेटर में। जैसे आपका एग्जाम में मार्क्स आता है, कोई भी मार्क्स है आउट ऑफ 500, जो भी मैक्सिमम मार्क्स रहता है, तो मैक्सिमम मार्क्स रहता है यानी कि हमें कितना आया, मान लीजिए 500 में 300 आया, 300 किस में आया, 500 में। तो 300 मेरा मार्क्स है तो ऊपर, आउट ऑफ कितना 500 तो 500 नीचे। तो इस टाइप से हम कंपेयर करते हैं। तो x/y डिवाइड 100। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। अब यहाँ पे क्या लगा दिया, मोर देन, कंपेयर कर दिया। लेकिन वही चीज होगा, x से कंपेयर हो किससे रहा है, y से ना। तो y हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और ऊपर हम कह रहे हैं हम उससे कितना मोर है, यानी कि अगर वो 10 रुपीज है हम कमा रहा है, हम 30 रुपीज कमा रहे हैं, तो कहेंगे हम उससे कितना मोर है। हम कहेंगे 30 माइनस 10 20 मोर है ना। यानी ऊपर में क्या रखेंगे, x माइनस वाई का डिफरेंस इंटू 100, ये हो जाएगा। हम बिना इसके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये समझना है पहले, उस पर भी चलेंगे। x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, अगर x y से कितना लेस है तो कंपेयर x का किससे, y से है ना, तो नीचे y ही रहेगा। और x y से कितना लेस है तो ऊपर में x माइनस वाई का डिफरेंस इंटू 100। बहुत सारे लोग यहाँ y माइनस एक्स भी लिखते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, x माइनस वाई याद रखिए, जो वैल्यू आएगा वो लेस में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ इक्वल टू डबल, हाफ करेंगे तो डबल हो जाएगा। ये क्या चीज है, जैसे आप यहाँ लिखते हो ना 20 इंटू 40, तो 20 इंटू 40 कितना होता है, बहुत जरूरी है, डीआई में बहुत लगता है ये। 20 इंटू 40 कितना होता है, तो आप कहोगे 800 होता है सर। ओके, आप कह रहे हैं किसी को इसमें जिस किसी एक को हाफ कीजिए तो दूसरे को डबल करना पड़ेगा, या किसी को डबल कीजिएगा तो दूसरे को क्या कीजिए, हाफ। मान लीजिए आप डबल करना चाहते हो तो 20 का डबल कर दिए, कितना हुआ 40, तो दूसरे को हाफ करना पड़ेगा। यानी एक को हाफ तो एक को डबल करना पड़ेगा आपको। अगर एक को डबल कर रहे हो तो दूसरे को आपको हाफ करना पड़ेगा। तो इसको डबल किए तो इसका हाफ कितना होगा 20, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। हम कहेंगे इसका हम डबल कर दिए कितना हो जाएगा 80, तो इसका हाफ कर दिए कितना हो जाएगा 10, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। यानी कोई भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक का हम डबल कर रहे हैं तो दूसरे का हाफ कर रहे हैं, तो मेरा रिजल्ट सेम ही आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 37.5 से 16 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डीआई में यूज होगा। तो हमको मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक नॉर्मल से एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर करने में नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, डेसिमल है ना 0.5 है, इसका डबल कर देते हैं, क्या होगा 75 हो जाएगा। तो इसका डबल कर दिया, इसको क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कितना इजी हो गया, अब मल्टीप्लाई कितना इजी हो गया, दिमाग में रखना है ये। अभी मान लीजिए हमको दिक्कत हो रहा है, 75 का हम डबल कर दें कितना होगा 150, इसका हाफ कर देंगे कितना होगा 4, इजी, और इजी कर दिया ये। इसको और इजी करना है, इसका डबल कर दे 300, इसका हाफ कर दे 2 इंटू 600, फिर इसका अगर हम डबल कर दें 600, इसका हाफ 1, 600 इंटू 1 600। ऐसे हम निकाल सकते हैं, यानी कि बड़े से बड़े वैल्यू पर हम कैलकुलेट करके हम छोटा छोटा वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू आप ले सकते हो रैंडम प्रैक्टिस के लिए। 37.5 है इंटू हमको यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, सीधे इसका हाफ करेंगे 75, इसका करेंगे 16। अभी भी दिक्कत लग रहा है तो 150, इसका हाफ करेंगे 8। अब तो इजी हो गया। अभी भी इजी नहीं लग रहा है तो इसका डबल करेंगे 300, इसका हाफ करेंगे 400, 1200 डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे
तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ये करना। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट। अब x% ऑफ y इज y% ऑफ x, यानी कि अगर मान लेते हैं इस कंसेप्ट को x% ऑफ y, यानी कि मान लेते हैं 20% ऑफ 30, तो ये जो इक्वल होगा ना इसका वैल्यू, वो इक्वल हो जाएगा 30% ऑफ 20 के, यानी कि 20% ऑफ 30 का वही वैल्यू होगा जो 30% ऑफ 20 का होगा, यानी x% ऑफ y का वही वैल्यू होगा जो y% ऑफ x का होगा। इसका वैल्यू होगा 6, इसका भी वैल्यू आएगा 6, यानी कि ये बहुत जगह इजी कर देता है आपके कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, बहुत जगह पे इजी कर देता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत से बड़े बड़े वैल्यू आप आएंगे वहां पर, अगर इस फंक्शन से हम बनाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट वैल्यू को आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपके दिमाग में चलना चाहिए। इस पर प्रैक्टिस हम आगे सेट के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट तो नहीं है, ये तरीका है जो कैसे क्वेश्चंस को देखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये तरीका हमको आना चाहिए। अब देखिए, हम अगर कहें कोई मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास कितने रुपीज है, 100 रुपीज है, अगर 10% अपने में इंक्रीज कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 110 रुपीज हो जाएगा ना, 110 रुपीज हो जाएगा ना। ये आता कैसे है, देखिए फंक्शन आपको रखना है दिमाग में, बहुत सारे चीज सॉल्व हो जाएंगे। कहिएगा मेरे पास 100 रुपीज तो थे ना, फिर उस 100 रुपीज का हम कितना इंक्रीज कर दिए, 10% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 10/100, यही कर दिए ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो 110 रुपीज आएगा। आप कहेगा सर ऐसा नहीं कर सकते, 100 कॉमन ले ले दोनों से, हाँ ले सकते हैं, तो 1 + 10/100 यही हो जाएगा ना, 1 + 10/100, 0 से 0 कट गए तो 100 × 10 और 1 यानी 11/10। इसको अभी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 110 ही आएगा। वही चीज हम डायरेक्ट लिखे हैं। ये क्यों लिखे ऐसा समझने से, क्योंकि हमको अगर ऐसे पूछता है कोई भी चीज x है, अगर वो 80% हम उसको इंक्रीज कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 1.8x। लेकिन कोई नहीं समझ पाता ये 1.8x हुआ कैसे, तो इसी के लिए जो x मेरे पास x तो था ही, प्लस x का कितना परसेंट, 80% आप इंक्रीज कर दिए, यही कर दिए ना। ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ लिखे x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 + 80/100, यानी कि इसको सिंप्लीफिकेशन कर लें तो 2 4 जा 2 5 जा, यानी 4/5 ये हो जाएगा ना। तो 5 9/4 यानी x × 9/4 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, 5 और 4 9/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 1 जा 5 8 जा 1.8x। तो यही चीज आया। तो बस ये याद रखना है, जो कैसे अगर हमको अननोन टर्म दे दे उसमें इंक्रीजमेंट करना है, डिक्रीजमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। नॉर्मली याद रखना है, जैसे x है मेरे पास, ठीक है, जैसे मेरे पास देखिए x है, हमको कहेगा 50% इंक्रीज कर दिया, 50% 100 तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, x अपने आप में एक यूनिट है, ये 50% का मतलब है, मतलब 50 का मतलब वो 0.5, दिमाग रखना है 0.5, यानी कि इसको लिखेंगे 1.5x। हमको कहेगा x है 99% इंक्रीज कर दी, आपको लिखना है 1.99x, इस टाइप से। x है 32% इंक्रीज कर दिए, तो हम कहेंगे 1.32x हो गया होगा। x है हमको कहेगा 67%, तो 1.67x इस टाइप से लिखेंगे। x है मेरा 42% इंक्रीज हो गया, तो क्या लिखेंगे 1.42x इस टाइप से लिखेंगे। लेकिन जैसे ही वैल्यू बढ़ जाता है हम कहेंगे x है, मेरे पास x है और इसको हम 140% इंक्रीज कर दिए, अब 100 से प्लस हो गया ना, 100 से प्लस हो गया, यानी कि x तो अपने आप में पहले x था, 140% का मतलब है 100 + 40%, यानी x अपने आप में x था, फिर x और इंक्रीज हो गया 2x हो गया, फिर 40% और इंक्रीज हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2.4x इस टाइप से लिखते हैं। x था मेरे पास था ना, अब ये कितना इंक्रीज हो गया, 140% इंक्रीज हो गया। कहिएगा 140% का मतलब क्या हुआ, 100%, अब प्लस 40%, ऐसे ही ना। तो x अपने आप में x था, प्लस 100% का मतलब वो x और इंक्रीज हो गया, 40% का मतलब वो x का 40% और, यानी कि x का 40% इंक्रीज हो गया। तो इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आता है 2.4x। ठीक है, तो ये इसमें ऐसे करने से बेटर डायरेक्ट कर दें, यानी कि 100 से ज्यादा गया। देखिए x यहाँ पर सारा वैल्यू 100 से कम है ना परसेंटेज में, तो 1 यहाँ पे लिखे 1.1, क्योंकि x अपने आप एक यूनिट तो अपना रहेगा ही,
लेकिन जैसे 100 से प्लस गया ना तो x हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 300 जाएगा तो x हो जाएगा 2, 400 होगा तो x हो जाएगा 3, यानी एक कम चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बोले x 180% इंक्रीज हो गया तो आप क्या लिखोगे, 180% यानी 200 से कम है तो 2.4x ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक बढ़ाव के लिखेंगे। x है हम कहेंगे प्लस 240% हो गया, तो 240% मतलब है 200%, यानी x अपने आप में 200% हो गया, यानी 2x हो गया। अब पहले से x तो एक अपना था ही तो 3x हो गया, यानी कि 3.4x हो गया। हम कहेंगे x है मेरे पास ये प्लस 760% इंक्रीज हो गया, तो 760% यानी कि 7x इंक्रीज हो गया, प्लस x मेरे पास पहले से था तो 8.6x हो गया। इस टाइप से हम लिखते हैं वैल्यू को, x.6x हो गया। यानी कि जितना है ना यहाँ पे परसेंटेज, अगर 240 कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो 2x प्लस x, तो ये मिलाकर 3 हो गया, तो 3 अब 40 है तो 0.4x ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर था x 50%, तो x तो 1 अपने आप में था, प्लस 50% का मतलब हुआ 0.5x इंक्रीज हो जाना। x 140% हो गया, यानी x तो अपने आप में x तो यहाँ पे है ही अपने आप में, प्लस 100% और इंक्रीज हो गया, यानी x से 2x हो गया तो 2 लिखे, 40% का मतलब हुआ 0.4, यानी 100 से कम है तो पॉइंट में लिखना है उसको, 100 से 100 हो गया तो उसको 1 मान लेना है। अब यहाँ पर x है 7 इंक्रीज हुआ, तो x में 7 इंक्रीज हुआ यानी कि 7x और 0.8 यानी कि 7x में 7 इंक्रीज हुआ यानी कि 8x 8.6x इस टाइप से हो गया। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, समझ में आया? करिएगा घर पे बैठ के। x में हम कहेंगे 37% डिक्रीज कर दिए। अच्छा पहले नॉर्मल लिखते हैं, x में हम 40% डिक्रीज कर दिए। अब डिक्रीज का मतलब होता है 100% मेरे पास है, x अपने आप में कितना है 100% है, 100% में अगर 40% डिक्रीज कर दीजिएगा तो कितना बचेगा पहले ये दिमाग में रखिए, 60%। तो 60% नहीं लिखना यहाँ पे, यहाँ लिखना है 0.6x ऐसे लिखना है, क्योंकि x के टर्म में लिखना है, x के टर्म में लिखना है। x अपने आप में 77% डिक्रीज हो गया, तो 100 में 77 चला गया तो कितना बचा 23, यानी कि 0.23x हो गया होगा वैल्यू। अब इस टाइप से जब डिक्रीज पूछे तो 100 में माइनस जितना आ रहा है उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके x लगा दीजिए, रूल वही, रूल मेरा सेम ही है। तो इस टाइप से याद रखना है। बहुत से स्टूडेंट 77% x डिक्रीज हो गया तो अब वहां समझ में नहीं आ रहा, पूरा बनाते हैं कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट याद रखना है कैसे होगा, प्रोसेस पे वर्क करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब इसके अकॉर्डिंग सेट 1 देखते हैं। सेट 1 से पहले एक और कंसेप्ट हम देख लेते हैं, फिर सेट 1 पे चलते हैं। हम कहेंगे मेरे पास ना 100 रुपीज है, वो हो गया 110 रुपीज, और कहेंगे यहां पे मेरे पास 120 रुपीज है, ठीक है। हम कहेंगे जितना से यहां इंक्रीज हुआ है ना उतना ही से यहां भी इंक्रीज होना चाहिए। तो कहिएगा जो कितना से यहाँ इंक्रीज हुआ है सबसे पहले मालूम करें तो +10 का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो यहाँ भी +10 का इंक्रीजमेंट चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 130 लिखेंगे ना। बहुत अच्छा DI सेट इस पे बन सकता है, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट, क्या क्या हम करवा रहे हैं उसको ध्यान से रखना है दिमाग में। 100 से 110 रुपीज हो गया, यानी कि ये चीज अपने आप में 10 इंक्रीज हुआ है ना। अब यहाँ पे 120 से 130 आया है तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, जो ये जो वैल्यू आया है 120 रुपीज जो मेरे पास था और 130 माइनस 120 का डिफरेंस हुआ है यहाँ पे। मतलब ये जो वैल्यू आया आपका 130 कैसे आया, 120 और 130 यहाँ जो लिखे हैं इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो यही वैल्यू होगा ना। अब 100 से 110 लाए, हम कैसे कर सकते हैं, 100 मेरे पास था यहाँ पे था ना, अब 110 आ गया, यानी कि 110 में से 100 माइनस कर दिए तो यहाँ कितना है 10, तो 100 में 10 एडअप कर दिए तो क्या आ जाएगा 110, तो वही वैल्यू आया है। ये याद रखना है, बहुत खतरनाक चीज है ये, नॉर्मली हम समझ जाते हैं लेकिन दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो इसको हम बताएं जो x है यहाँ पे y है, और कहेंगे यहाँ पे y है, और एक टर्म लिए यहाँ पे x है y है, और यहाँ पे ले लिए यहाँ z है। हम कहेंगे जितना से यहाँ इंक्रीजमेंट हुआ है ना, जितना से यहाँ इंक्रीजमेंट हुआ है उतना ही से क्या होना चाहिए, यहाँ इंक्रीजमेंट होना चाहिए।
जितना से यहाँ इंक्रीज हुआ है उतना ही से यहाँ इंक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है पहले यहाँ पर हुआ कैसे है। आप कहिएगा जो 100 से 110 हुआ, यानी 100 से 110 का मतलब क्या, 110 माइनस 100 यानी कि प्लस 10 का इंक्रीजमेंट हुआ है ना। बस यही वैल्यू को यहाँ रखना है। 120 मेरे पास था, यहाँ का वैल्यू हमको नहीं पता क्या होगा, यहाँ डिफरेंस कितने का है 110 माइनस 100 का। तो इस डिफरेंस को, यहाँ जो डिफरेंस हुआ है यहाँ का, उसको इसमें इस वाले वैल्यू में एड अप कर दीजिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगा यहाँ का कितना आएगा। समझना है इसको, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है। उसी टाइप से अगर हम कहें एक्स वाई इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ, कहेगा एक्स था मेरे पास और वाई माइनस एक्स इंक्रीज हुआ, तो यही ना एडअप होगा, इसके बीच का डिफरेंस एडअप होगा ना। तो जो यहाँ का वैल्यू आया हम क्या करते हैं, यहाँ जो होगा उसमें यहाँ का वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो y माइनस एक्स, तो 2y माइनस एक्स यहाँ क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स। अब देखिए 2y माइनस एक्स में y का डिफरेंस लीजिएगा क्या आएगा y माइनस एक्स, और यहाँ भी कितना था डिफरेंस y माइनस एक्स, दोनों सेम हो गया, यानी कि यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे कहेंगे एक्स से वाई हुआ, कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो y माइनस एक्स का इंक्रीजमेंट हुआ ना। तो जो भी इंक्रीजमेंट यहाँ पे होता है डिफरेंस उस इसमें ऐड कर दीजिए, तो जेड प्लस वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा यहाँ का वैल्यू। डीआई में प्रॉपर ये लगते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ट्रायल कीजिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं हम सेट पे। डेटाबेस सेट है पहला जो है मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन डेटाबेस। डेटा आपको दिया रहेगा, पूरा गिवन दिया रहेगा, उस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये कैट का आया हुआ सेट है, इसको हम देखते हैं। The following table gives the sales details for textbook and reference books at primary, secondary, higher secondary and graduate level. यानी आपको जो यहाँ पे कुछ बुक का दिया हुआ है सेलिंग का, द टेबल गिव्स द सेल्स डिटेल्स ऑफ टेक्स्ट बुक का, प्राइमरी में कितने हुए हैं सेल, सेकेंडरी में कितने, हायर सेकेंडरी में कितने, ग्रेजुएट में कितने हुए, सबका डेटा दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स के ईयर में दिया हुआ है, जो हर एक ईयर में सबका कितना कितना सेलिंग हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सारा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को क्रैक करना है। डेटा देखने में तो टफ लग रहा है ना, लेकिन दिमाग लगाना सॉल्विंग कैसे होगा। वर्क ऑन है स्किल पे हमको बात करनी है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच कैटेगरी हैड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द पीरियड। हाईएस्ट ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रोथ रेट क्या होता है, मेरा ग्रोथ यहाँ हुआ, मतलब कल हम 10 रुपया कमा रहे थे, आज हम 20 रुपया कमा रहे थे, कितना ग्रोथ हुआ 10 रुपीज का है ना। यानी कि फाइनल अभी मेरे पास कितना है, इनिशियली मेरे पास कितना था, और दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ग्रोथ रेट होगा ना मेरे पास। हम कह सकते हैं ग्रोथ रेट इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर ग्रोथ रेट हमको परसेंटेज में पूछ रहा है कितना हुआ है आपका, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और कंपेयर करते हैं जो मेरे पास स्टार्टिंग में था इनिशियल वैल्यू इनटू 100, इस पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहां पर जैसे पूछ रहा है मेरे पास ग्रोथ रेट कहाँ का सबसे हाईएस्ट हुआ है, तो अब सबका निकालना पड़ेगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 68718 माइनस 42137 डिवाइडेड बाय 42137 इनटू 100। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज पता चलेगा कितना ग्रोथ रेट हुआ है। सेम एज सेकेंडरी का, सेम एज हायर सेकेंडरी, सेम एज ग्रेजुएट लेवल, सबका निकाल के जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा वो सेक्शन मेरा आंसर में आ जाएगा। एक तो ये अप्रोच हो गया, तो ये अप्रोच हम करेंगे तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अब है मेरा दिमाग का अप्रोच, सोचो कैसे सोचना है, उस पर हमको वर्क करना है। हमको यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट ग्रोथ रेट ना, यानी फर्स्ट से लास्ट का कंपैरिजन, बीच में क्या हुआ, मान लीजिए आज हम 10 रुपीज, डे 1 10 रुपीज कमाए, कल 12 कमाए, उसके बाद परसों फिर 10 हो गया, फिर अगले दिन 20 हो गया, फिर अगले दिन 50 हो गया, तो मेरा ग्रोथ रेट कितना हुआ, तो बीच में क्या हुआ उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। मेरा स्टार्टिंग कितना था, मेरा फाइनल कितना है, स्टार्टिंग मेरा 10 था, मेरा फाइनल 50 है, 40 रुपीज का इंक्रीजमेंट हुआ ना, 40 रुपीज मेरा ग्रोथ लेवल हुआ। यानी इनिशियल और फाइनली देखते हैं ना, बीच में क्या हुआ, बढ़ा, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, आई डोंट केयर। स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यू ही तो हम देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना है 42,137, यहाँ कितना है 68,718, यहाँ 8820, यहाँ पे 20177, यहाँ पे 65303, यहाँ पे 82175, यहाँ 25343, 36679697। अब आप ये बताओ, हम 10 रुपीज कमा रहे हैं और अगले दिन मेरा 30 रुपीज हो गया, और कोई 10 रुपीज कमा रहा है, अगले दिन उसका 18 रुपीज हुआ, तो किसका ग्रोथ लेवल सबसे हाईएस्ट होगा, मेरा ही ना।
जितना हम कमा रहे हैं उसका 3 टाइम्स ज्यादा हम कल कमा रहे हैं, और जितना कमा रहे हैं उसका 2 टाइम्स भी नहीं कमा रहा है कल, तो मेरा ग्रोथ लेवल तो हाईएस्ट होगा ना। वैल्यू में नहीं रखना। मान लीजिए हम 10 रुपीज कमा रहे हैं, कल हम 50 रुपीज कमाए, और कोई आज 1 लाख कमा रहा है, कल 2 लाख कमाया, तो किसका ग्रोथ लेवल परसेंटेज में हाईएस्ट होगा? मेरा होगा ना, क्योंकि रुपीज नहीं देखना। उसके बाद 1 लाख था, मेरे पास 10 रुपया है, अरे भाई मेरे पास 10 रुपया है, तो हम अपने अपने आप का 5, अगर हम कल 50 रुपीज कमा रहे हैं तो 5 टाइम्स इंक्रीज होगा ना। इंक्रीज तो 4 टाइम्स हुए हैं, एक तो पहले से वैल्यू था, और कोई 1 लाख कमा रहा है और 2 लाख कमाया, यानी कि डबल हुआ अपने का। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखें तो ग्रोथ तो परसेंटेज में मेरा सबसे हाईएस्ट होगा ना, उसका कम होगा, क्योंकि टाइम्स मेरा उससे कंपेयर में ज्यादा है। वैल्यू ऑफ मनी का नहीं काउंटिंग है, वैल्यू ऑफ टाइम्स का काउंटिंग है, जो किसका कितना था और कितना ग्रोथ हुआ है उस पर डिपेंड करेगा ना वो बात। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मान के चलते हैं 42,000, ठीक है, कि अगर हम 100 वैल्यू को इग्नोर भी करें 41,000 से 68 हुआ, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स हुआ होगा, यानी कि 2 टाइम्स तो हुआ नहीं है, 42 का 2 टाइम्स तो 84 होता है, यानी 2 टाइम्स से कम ही हुआ है। 8,000 मान लेते 8,000 थे, यहाँ पे 20 है, तो 8 का 20 यानी कि 2 टाइम्स से भी ज्यादा हो रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स से ज्यादा हो रहा है, तो ये इसका लेवल अभी हाई चल रहा है इससे। इसमें देखें तो 65 से 82 हो गया, 65 का 2 टाइम्स तो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स से ज्यादा हो रहा है। 25 से 36 ये भी 2 टाइम्स नहीं हो रहा है, 2 टाइम्स से कम ही हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी सेक्शन हो जाएगा मेरा आंसर। वैल्यू पे वर्क करना है, वैल्यू पे वर्क करना है, डेटा के साथ प्ले करना है। लेट्स प्ले विद द डेटा एंड कनेक्ट देम ईच अदर एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। बस यही तो करना है ना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रोच चेंज कर देंगे, जो आप टाइम लेते थे सॉल्व करने का उसका अप्रोच चेंज कर देंगे। आप विद इन द सेकंड, विद इन द टाइम, विद इन द मिनट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो सब क्वेश्चंस को आप 5 मिनट ले रहे हो, क्वेश्चन को 1 मिनट में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप 1 मिनट ले रहे हो उसको हम 5 सेकंड 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्किल नॉट ए ट्रिक, ये सब ट्रिक नहीं है जो हाँ ट्रिक बता दिए 5, कहीं लगता ही नहीं एग्जाम में ट्रिक है। 10 ट्रिक बता देंगे, 100 ट्रिक बता देंगे, एग्जाम में लगेगा ही नहीं। अप्रोच पे वर्क करना है, कंसेप्चुअल हमको थिंकिंग चाहिए। कंसेप्चुअल थिंकिंग अगर आ गया तो हम फोड़ के रख देंगे एग्जाम को, ठीक है। तो विच ऑफ द कैटेगरी had either a consistent growth और consistent decline in the period shown। करा या तो कंसिस्टेंट किस कैटेगरी में, 4 कैटेगरी है ना मेरे पास, करा इसमें से किस में या तो कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा हो या कंसिस्टेंट डिक्लाइन हो रहा हो। इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए, यानी कि आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़े, कंसिस्टेंसी हुआ रहा नहीं रहा ना। तो इफ यू वांट टू क्रैक द एनी एग्जामिनेशन देन कंसिस्टेंसी मस्ट बी नीडेड देयर, ठीक है। तो उसी टाइप से पूछ रहा है कंसिस्टेंट ग्रोथ। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? आज मेरे पास 10 रुपीज है तो कल उससे प्लस ही होगा, परसों उससे प्लस ही होगा, कभी माइनस नहीं हो सकता। यानी कि 2 दिन प्लस हुआ 1 दिन माइनस हो गया, ऐसा नहीं। प्लस तो प्लस, इंक्रीज हो तो इंक्रीज होता चला जाए, डिक्रीज हो तो डिक्रीज होता चला जाए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ग्रोथ और कंसिस्टेंसी डिक्लाइन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसका हो रहा है, प्राइमरी का देखिए 42 से 53 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 53 से 58 इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे डाउन हो गया, तो ये कैटेगरी नहीं आएगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसमें दोनों चीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट और डिक्लाइन दोनों हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ 8 से 10, 10 से 16, फिर 16 से यहाँ डिक्रीज हो गया, नहीं होगा ये भी। 65 से 71 हुआ गुड, 71 73 हुआ गुड, लेकिन 73 से फिर डिक्लाइन हो गया, नहीं होगा ये भी। 25 से 27 हुआ, 27 से 28, 28 से 30, 30 से 33, 33 से, यस दिस इज द माय राइट आंसर। यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे दोनों कंडीशन नहीं आया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेजुएट लेवल। वर्क करना है, देखना है क्वेश्चन को, पढ़ना है, समझना है, क्रैक करना है। बनाने वाले तो इंसान ही है, क्वेश्चन को तो सॉल्व करने वाले भी तो इंसान ही है, क्यों ना सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन से देखते हैं। What is the growth rate of sales of books at primary school level from 1975 to 1980? प्राइमरी का पूछ रहा है 1975 से 1980 में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो बस ये वैल्यू को कंपेयर करना है। हम पूरा कंपेयर क्यों करें, लोग तो ऐसे करेंगे, पहले जो 68718 था अब 42137 हो गया, आउट ऑफ 42137 इंटू 100, तो जो वैल्यू आएगा उसी एक ऑप्शन में से होगा,
उसी एक ऑप्शन में से होगा। दिमाग लगाना। अगर हम कहते हैं आपको 1/2 कितना परसेंटेज, तो आप कहते हो 50%। कैसे? यहाँ कहेंगे नीचे से कंपेयर होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का क्या है, हाफ। 2 का हाफ यानी कि 100 का हाफ। ये 2 अपने आप में क्या, नीचे का वैल्यू ऑलवेज अपने आप में क्या होता है, 100%। तो 2 का यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाफ। इसका हाफ हुआ तो इसका भी हाफ हो गया, 50% हो गया ना। अप्रोक्स में जवाब देना है। मान लीजिए हम कहेंगे 5/7, तो 5/7 हम कर रहे हैं, तो ये कितना अपने आप में 100%, 5। अब इसी का कोई ना कोई पार्ट है, तो 7 का अगर हम हाफ करते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन 7 का हम हाफ करते हैं तो क्या होगा, 3.5। 3.5 होगा तो 100% का भी हाफ करेंगे तो कितना होगा, 50%। अब ये वैल्यू तो 5 है, यानी इससे तो ज्यादा है, यानी 50% से तो वैल्यू ज्यादा ही होगा, 50% से तो ज्यादा ही होगा ना वैल्यू। तो हमको अप्रोक्स में जवाब देना है, तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। हमको देखेंगे यहाँ 68 है, यहाँ 42 है, डिफरेंस कितने का है, बाकी वैल्यू से नहीं मतलब अप्रोक्स में आपको जवाब देना है। व्हाट ग्रेट रेट सेल्फ ग्रुप प्राइमरी स्कूल लेवल 97 98 तो अप्रोक्स में आपको सोचना है क्या आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन क्या है, बहुत दूर दूर है, इसलिए हम अप्रोक्स में जवाब देंगे। तो 68, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 6 में 4 गया 2, तो 26 इंक्रीज किस पे, 42 पे। हमको बस ये निकालना है ये इसका कितना परसेंटेज होगा। तो आपको दिख रहा है 42 है यहाँ पे, तो 42 से ये वैल्यू ना तो ज्यादा है ना तो 42 के इक्वल, यानी कि 100% तो है नहीं। 100 से ज्यादा तो ऑप्शन मांगे नहीं, 100 से कम ही होंगे नहीं ये वैल्यू, 100 से कम होंगे तो ये वैल्यू तो आपके कट गए। आप 42 का ये कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा। 42 का हाफ कितना होता है, 21। 21 कितना परसेंट, 50%, यानी 21 50% हुआ, तो ये 21 ज्यादा, तो 50 से भी ज्यादा आंसर में आएगा, तो 50 ज्यादा ये भी नहीं है, ये दोनों है। आप कहिएगा 50% हो गया 21, बचा कितना 5, तो 5 42 में कितना परसेंटेज है ये निकालना है। पहले 42 का हाफ कर लिए 21, 50%, यानी कि हाफ इसे हटा दिए, 50% हट 50% रहा, बचा कितना 5, 42 का कितना परसेंट है, तब कहेगा 42 का 10% कितना होता है, 4.2 ही होगा ना 10%, तो 10% होगा, उससे भी ज्यादा, यानी कि 10% तो ऐड होगा ही, 60% तो थोड़ा ज्यादा होगा, तो 51 भी नहीं होगा, 63 ज्यादा हो जाएगा। वर्क करना है टेक्निक पे, वर्क करना है टेक्निक पे, नहीं तो इस टाइप से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, टाइम लगेगा। ठीक है, इस टाइप से सेट को हमको क्रैक करना है। अब दूसरा चलते हैं रेशियो एंड परसेंटेज। ऐसा ऐसा आज सेट लिए है ना, कहें ना बेसिक DI 1 और बेसिक DI 2, दो पार्ट में हम ऐसे सॉल्व करेंगे जो आपका एक अप्रोच होगा दिमाग का, वो अलग ही लेवल का हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेट है, इसको पढ़िए एक बार, खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरे अकॉर्डिंग चलिए। Automobiles are the most preferred mode of transport because they allow us to cover large distance quickly. Resultantly, vehicles have been developed that run on diesel, petrol, and even on electricity, which is a remarkable innovative development. यहाँ तक तो कहानी का है, कुछ पता चला कहानी। This is a story. ऑटोमोबाइल्स एक बेस्ट प्रीफर्ड मोड है ट्रांसपोर्ट का, है ही, हमको लार्ज डिस्टेंस को क्विकली कवर कर लेता है। पहले तो बैलगाड़ी से कवर करते थे, धीरे 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 आगे बढ़ते थे। अब है जो ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं तो अब लार्ज डिस्टेंस को क्विकली कवर कर लेते हैं। कहीं मान जाना भी है कहीं पे है, ठीक है, तो अब बाइक उठाते हैं, एकदम बाइक निकल गए। लेकिन पहले क्या था, बाइक से नहीं, पहले ट्रेन भी था तो वो क्या, कोयला पे चलने वाली ट्रेन ऐसे डालते रहते थे, धीरे 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 बढ़ रही है। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रेन एकदम उड़ा दे रही है, बुलेट ट्रेन। तो ये जो कर रहा है ये रिमार्केबल इनोवेटिव डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट तो है ही, क्योंकि बहुत सारा ग्रोथ हुआ इंडिया में अभी, जापान का भी टेक्नोलॉजी हम लोग लाए हैं, बुलेट ट्रेन। During a survey about the percentage was the distribution of the car in 4 different states, the information regarding the ratio between the diesel engine car, petrol engine car and electric engine car was collected. कहा गया जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सर्वे किया गया, एक सर्वे में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कार का 4 डिफरेंट स्टेट में। और कार जो है 3 टाइप के वहां पर निकाले गए, एक जो है इंजन कार, डीजल पे चलने वाली कार, एक पेट्रोल पे चलने वाली कार और एक इलेक्ट्रिक कार। तीनों कार का एक सर्वे किया गया 4 डिफरेंट स्टेट में। टोटल नंबर ऑफ कार विच वाज डेटा वाज कलेक्टेड 8000। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है, यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, टोटल कार जो हुआ, यहां तक तो एक कहानी था, बस यहां से पता चला जो 4 डिफरेंट स्टेट में तीनों टाइप के कार, डीजल पे, पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिक पे चलने वाले कार का एक सर्वे किया गया, और कहां पे कितने कितने कार हैं उनके बारे में आगे बताया गया होगा। तो आगे हम चलते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम आगे देखते हैं जो कैसे बोला है आगे। यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या ऊपर वाला लाइन का कोई यूज ही नहीं था।
द टोटल नंबर ऑफ कार विच वाज डेटा वाज कलेक्टेड वाज 8000, यानी टोटल जो कार थे, टोटल चारों स्टेट में सर्वे किया गया तीनों टाइप के कार का, वो टोटल कार थे कितने 8000। अब कह रहे हैं यहाँ पे स्टेट 1 में 50% है किसके टोटल कार, यानी कि 8000 का 15% कहाँ है स्टेट 1 में। स्टेट 2 में कह रहा है 20% है टोटल कार के, यानी कि 8000 का 20% स्टेट 2 में। फिर कह रहा है आगे स्टेट 3 में जो 30% है टोटल कार के, यानी 8000 का 30% स्टेट 3 में। फिर कह रहा है जो स्टेट 4 में जो है ना 35% टोटल कार के, स्टेट 4 में 35%। तो आप देखो 35 20 55 15 70 30 100, यानी 100% कार डिस्ट्रीब्यूट हो गए चारों स्टेट में, हो गए ना। अब वही कह रहा है जो स्टेट 1 में जितने कार थे उसमें डीजल पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाले का क्या रेशियो थे वो बस हमको दिया हुआ है, निकालते हैं। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। कैलकुलेशन पूरा एकदम फास्ट करना है, उड़ा देना है सेट को। इसमें 3 टाइप के कार है मेरे, कौन कौन से कार हैं, डीजल पे चलने वाले, पेट्रोल पे चलने वाले और इलेक्ट्रिक पे चलने वाले। इसमें भी डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक, इसमें भी डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक, इसमें भी डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक, यही है ना। अब देखो यहां पे हमको वैल्यू निकालना है, सीधा सीधा निकालेंगे वैल्यू। स्टेट 1 में टोटल 8000 है, स्टेट 1 में कितना है 15%, तो 8000 का 15% निकालना है। परसेंट से डबल जीरो गॉन, 15 8 जा 120 120 और एक एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि 1200। ये हो गया स्टेट 1 में, ठीक है। ये भी सिखाएंगे आपको। स्टेट 2 में 20%, 8000 का 20% निकालना है। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 इंटू 2 16 और 2 जीरो बच गए, यानी कि 1600। फिर आगे 8000 का 30%, 8000 है उसका कितना 30%, परसेंट से 2 जीरो गॉन, 3 इंटू 8 24 और डबल जीरो बच जाएगा, यानी कि 2400। स्टेट 4 में 35% 8000 का, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 5 जा 40 0 4 8 3 जा 24 और 4 28 और 0 2800। अब 3 निकल भी गया था तो 24 और 12 36 और 16 कितना होता, 36 और 14 हो जाता आपका 50 52, 5200 यही हो गया। 8000 5200 को माइनस कर देते तो 2800 ऐसे भी आ जाते हैं। आपका स्टेट 1 में जो 50% जो कार है ना, यानी 1200, उस किस रेशियो में है, डीजल पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में 3:4:1 में है। स्टेट 2 में किस रेशियो में है, 5:3:2 में है। स्टेट 3 में किस रेशियो में है, 4:5:3 है। स्टेट 4 में किस रेशियो में है, 7:5:2 है। यही दिया हुआ है ना। अब इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। टाइम क्या लगेगा, 437 कहेंगे ना, पूरा रेशियो का वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू 1200 होगा, बनाए होंगे। 43718, 8 का वैल्यू कितना होगा, टोटल 8 यूनिट में है तो 8 का वैल्यू 1200, यानी 1 का वैल्यू कितना होगा, 8 का वैल्यू 1200, 8 1 जा 8 4 8 5 0 150 होगा ना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 150, इसका वैल्यू कितना 150 इंटू 4 600, इसका 150 इंटू 3 450। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ऐसे लोग करेंगे x रेशियो हटाते हैं तो x मानते हैं तो 4x 3x और 1x, 8x इक्वल टू 1200, तो x वैल्यू कितना, तो फिर सब में मल्टीप्लाई करते हैं, बात तो वही है। यहाँ पे 5 3 8 2 10, यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना है 160 1600, 1 का वैल्यू कितना होगा 160, इसका डबल कर देंगे, एक का वैल्यू 160 तो 2 का वैल्यू 320, एक का वैल्यू 160 तो 3 का वैल्यू 480, एक का वैल्यू 160 तो 5 का वैल्यू 800, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे 5 4 9 3 12 यूनिट हो गया, 12 का वैल्यू 24 तो 1 का वैल्यू 200, तो सबका डबल करने, एक का वैल्यू 200, 3 का वैल्यू 600, 5 का वैल्यू 1000 और 4 का वैल्यू 800। ठीक है, यहां तक। अब यहां पर आगे देखते हैं 7 5 12 टू 14, यहाँ 14 इक्वल टू 2800, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 200, ये भी डबल, ये भी 400 कर दीजिए, ये भी 1000 कर दीजिए, ये भी 1400 कर दीजिए। तो सारा वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो गया, यानी कि सारा वैल्यू जो आपके पास आ गया रिजल्ट, वो फाइनली मेरे पास 450 600 150 800 480 320
800, 1000, 600, 1400, 1000 और 400 ये आ गया। आप क्वेश्चन के जवाब पे चलते हैं, कौन क्या पूछ रहा है। ठीक है, इफ 45% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 4, बात किया स्टेट 4 का, स्टेट 4 कहां हो, यहां हो। इसमें किसकी बात कर रहा है, स्टेट 4 में इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा है। स्टेट 4 में इलेक्ट्रिक कार कितने हैं, 400 है ना। कर रहा है 45% इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 4 आर एयर कंडीशन, यानी कि 400 का 45% एयर कंडीशन वाले हैं, तो वो रिमेनिंग क्या है, नॉन एसी वाले। तो पूछ रहा है जो नॉन एसी वाले कितने हैं। अच्छा बताओ 400 का 45% अगर एसी वाले हैं तो 400 का 55% यानी कि 100% टोटल है ना 400, 100% में 45% अगर एसी वाले हैं तो 55% नॉन एसी वाले होंगे। तो सीधा हम निकाल देंगे 400 का 55% नॉन एसी वाले, 0 0 कट गया, 5 4 5 22 और 22 2 2 0 हो जाएगा, 20 है 22। क्लियर। नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 2, स्टेट 2 में पेट्रोल कार कितने हैं, 480, यानी कि 480 की बात किया है। करा ये जो वैल्यू है हाउ मच परसेंट मोर है ये वैल्यू देन द नंबर ऑफ डीजल कार इन स्टेट 1, डीजल कार इन स्टेट 1 यानी कि डीजल कार कितने 450। तो कह रहा है 450 से ये कितना मोर है, एज अ परसेंटेज पूछ रहा है ना, कितना मोर पहले दिख रहा है 30 मोर, किससे 450 से ना, इंटू 100 कर देंगे। तो अब देखिए इससे ये कर जाएगा 1/15, 1/15 हुआ, 1/15 हम पढ़े भी 6.66% होता है, तो इसके लगभग में ये हो जाएगा। क्लियर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डीजल कार इन स्टेट 4, स्टेट 4 में डीजल कार कहां हो, डीजल कार 1400 है ना, डीजल कार 1400। आप कह रहा है टू द इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3, स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार तो कितने हैं 600, इसका रेशियो पूछ रहा है 600, 0 0 2 से 7 2 से 3 यानी 7:3 कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन। कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार टू द टोटल कार्स इन ऑल द स्टेट। तो पहले टोटल कार ऑल स्टेट में कितने होंगे 8000, उसमें कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक कार कितने होंगे, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार यहाँ कितने हैं 150, इसको मार्कर कर देते हैं, यहाँ पे कितने हैं 150, यहाँ कितने हैं 320, यहाँ कितने हैं 600, ये कितने हैं 400, ये दोनों मिला कितने हो गए 600 400 1000 और इधर हो गया 320 150 तो 470, 1470 कितने हो जाएंगे 1470 यानी 1470 यही हो जाएंगे ना, 6 4 1000 150 400 और 50 20 70, ठीक है, 8 तो 00 00 कट गए, ये जीरो कट गए। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 6 बचेगा ना, 8 8 जा 64 3 बचेगा ना, तो 3 बचेगा तो 8 3 जा यानी कि 18.3 तो आने चाहिए। तो ये ऑप्शन तो 19 वाले होंगे नहीं, 18 के बाद 3 होने से 18 के बाद यहाँ 7 आ गया, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्लियर। सोचना है, थिंक करना है, कोई हार्ड नहीं है, बस सोचना है, थिंक करना है, ये सब बेसिक डीआई है जो थोड़ा आपको लेवल बनाएगा, आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बनाएगा, कैसे सोचना है कैसे हमको करना है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस डीआई को करते हैं। ए सोल्ड, अब देखिए ए सोल्ड इन परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बी सोल्ड, ऐसे टाइप के एक सेंटेंस आ जाते हैं जहां पर कुछ नहीं समझ में आता है, तो वहां पे क्या करना होता है, ए सोल्ड इन परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बी सोल्ड, यानी ए जितना भी सोल्ड करेगा ना वो बी के रिस्पेक्ट में कितना सोल्ड कर रहा है, इससे क्या है, यानी हम जितना सोल्ड करेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में सोल्ड कर रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है। यानी कि मान लीजिए हम ना 10 मैंगो कम खा रहे हैं कंपेयर टू उसके, वो कितना मैंगो खा रहा है 50, हम उसे 10 मैंगो कम खा रहे हैं, तो हम कितना खा रहे होंगे 40, यानी मेरा कंपेयर उससे हुआ है, हम जो भी करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग करना है, यानी वो उसके अकॉर्डिंग हम 10 कम खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम 20 ज्यादा खा रहे हैं, खाते हैं ना, आजकल तो मैंगो का सीजन भी है, तो वही चीज का है। यानी कि ऐसे इसको लिखें ए सोल्ड 10% लेस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बी सोल्ड, यानी ए और बी के बीच बात हुआ है, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम 100 मान लेते हैं, यानी किसको किससे, ए का कंपेयर किससे हुआ बी से, ये 100%। आप कह रहा है ए जो है ना उससे 10% लेस है, 100 से 10 लेस क्या हो जाएगा 90%, यानी कि ये कहने का मतलब है इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो कट गया 0 0 यानी 9:10 का रेशियो बना देगा, ऐसे लिखना है। ठीक है,
तो इसको डायरेक्ट लिखना है, इस फॉर्म में नहीं, इसको डायरेक्ट लिखना है। अगर हमको परसेंटेज याद है तो हम कहेंगे ए और बी, ऐसे लिखेंगे। कहेंगे 10% लेस बोला है ना, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो हमेशा ए का कंपेयर किसे हुआ बी से, तो बी को हमेशा नीचे वाला वैल्यू मानना है 10, और लेस बोला है ऊपर का वैल्यू को माइनस कर देना, ऊपर में जो भी वैल्यू रहेगा उसको माइनस कर देना है टोटल में। टोटल कितना 10, 10 में 1 माइनस कीजिएगा 9, डायरेक्ट हम रेशियो ले आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है टोटल वैल्यू ए और बी कितना है, ए और बी को टोटल मिला दे तो कितना है 190, यानी टोटल यहाँ कितना है 19, 19 का वैल्यू कितना है 190, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 10, तो 1 का वैल्यू 10 होगा, 9 का वैल्यू कितना होगा 90, 10 का वैल्यू कितना होगा 100, तो वैल्यू निकल गया। ठीक है, इस टाइप से हमको करना है। यहां भी देखते हैं, इसको देख लेते हैं ए और बी। यहाँ करा है ए जो है ना वो 28.56% लेस है, किससे बी से, लेस की बात कर रहा है ना, तो पहले इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो हमको पता है 14.28%, फ्रैक्शन याद होना जरूरी, परसेंटेज नहीं याद होगा तो मान यही सेंटेंस है, निकालते रहिए, टाइम लगेगा। इसका वैल्यू होता है 1/7, इसी का 2 गुना कर देंगे इंटू 2 तो 28.56% हो जाता है, जिसका वैल्यू होता है 2/7। हम क्या कहते हैं ए का कंपेयर हो रहा है बी से, तो नीचे वाला वैल्यू बी को मानेंगे 7। अब क्या करेंगे, लेस की बात कर रहे हैं तो ऊपर वैल्यू माइनस कर देंगे, 7 में 2 माइनस तो ए हो जाएगा 5। अब यहाँ पे बोला है 830 यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 30, कितना टाइम 6 टाइम, तो बी का वैल्यू पूछ रहा है तो बी का भी 6 टाइम कर दीजिए 42, हो गया आंसर। इजिली दे सकते हैं, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे ए सोल्ड 10% लेस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बी सोल्ड। अब ए और बी तो 10% लेस यानी कि 9:10 का हो जाएगा, अभी जस्ट निकाले पहले ना 9:10। अब यहाँ पर 10 और 9 कितना होगा 19, 19 का वैल्यू 380, तो 1 का वैल्यू 20, तो बोल रहा है ए और बी कितना होगा, ए का वैल्यू 20 तो 9 का वैल्यू 180, 10 का वैल्यू 200, ये हो जाएगा। क्लियर, इसमें हमको पूछ रहा है ए और बी का रेशियो हम निकालेंगे, तो 14.28% बोल रहा है ना, यानी 1/7। तो क्या कहते हैं ए का कंपेयर किससे हो रहा है बी से, तो बी को मान लेंगे 7, और यहाँ बोल रहा है मोर, मोर का मतलब ऊपर का वैल्यू प्लस कर देना, 7 में 1 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, 8:7 का रेशियो बना। ए का वैल्यू कितना बोल रहा है वो 80, यानी 8 का वैल्यू हो गया 80 तो इंटू 10 टाइम्स, बी का वैल्यू पूछा है इंटू 10 टाइम्स कर देंगे तो ये 70, ऐसे निकालना है। ठीक है, धीरे धीरे वर्क करेंगे, समझ में आएगा सारा कुछ। ठीक है, तब इसी के बेसिस पर हम एक डीआई करते हैं, ये कंसेप्ट हम सीख लिए कैसे हमको क्या कंफर्म करना पड़ता है, इसी के बेसिस पर हम एक सेट डीआई करते हैं जो कंपैरिजन बेस्ड होता है, वही 10% मोर लेस के कंपैरिजन पे बनता है। ठीक है, ये रहा डीआई, इस बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद ट्राई करो एक बार, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। अब यहां पे बोल रहा है द नंबर ऑफ मफिन सोल्ड चॉकलेट और वेनिला, यानी कि चॉकलेट और वेनिला मफिन दोनों मिला के टोटल नंबर है। इसमें चॉकलेट कितने हैं वेनिला कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन दोनों का सम कितना है 136, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे बोला क्या, चॉकलेट मफिन सोल्ड इन परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ वेनिला मफिन सोल्ड। अब ये पॉइंट है ना, चॉकलेट मफिन जितने भी सोल्ड हुए हैं किसके रिस्पेक्ट में सोल्ड हुए हैं, वेनिला मफिन के सोल्ड रिस्पेक्ट में। तो बस इस पे वर्क करना है, यहाँ लिखना है चॉकलेट, यहाँ लिखना है वेनिला। 30% लेस का मतलब क्या हुआ, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10। किसी का फ्रैक्शन निकालना हो सिंपली, अगर मान लीजिए हमको x परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, नॉर्मली x/100 कर देंगे। x परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना हो तो x में 100 से डिवाइड, और कोई फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना हो तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये ध्यान में, छोटा छोटा चीज है। तो 3/10 या 30/100 लिखिएगा तो उसको कैलकुलेट करेंगे 3/10 आएगा। तो क्या करते हैं, चॉकलेट का कंपेयर किससे हो रहा है वेनिला से ना, तो वेनिला को टोटल मानना है 10, और इससे कितना लेस बोल रहा है ना 30% लेस, तो 3 माइनस कर देना, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 20% मोर बोला है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, इसको मानना है 5, उससे एक मोर, ये 6 हो जाएगा। ये 60% बोला है, 60% का कितना होता है 3/4, सॉरी 3/5, 20% 60%, तो ये 5 है, ये 3 ज्यादा 8 हो जाएगा। ठीक है, मोर बोल रहा है 25% लेस, 25% का कितना होता है 1/4,
ये 4 है, उससे 1 लेस का मतलब ऊपर वैल्यू माइनस कर देना, ये 3 हो जाएगा। 50% मोर 1/2, यानी कि अगर ये 2 है, मोर का मतलब ऊपर का वैल्यू प्लस कर देना, ये 3 हो जाएगा। तो बस इस टाइप से आपको कर लेना है। जब वो आप कर लिए तो वो तो रेशियो में 7 10 7 10, अगर उसको टोटल मिला देंगे कितना हो जाएगा 17। तो 17 का वैल्यू ही तो टोटल यहाँ है ना, वहाँ चॉकलेट और वेनिला का रेशियो है 7 10, तो दोनों का मिला देंगे 17। 17 का वैल्यू ही ना चॉकलेट प्लस वेनिला, वैल्यू में इतना है, रेशियो में उतना है, तो वैल्यू निकाल देंगे ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 का वैल्यू, यहाँ कितना हो जाएगा 13 का वैल्यू, यहाँ कितना हो जाएगा 7 का वैल्यू, यहाँ कितना हो जाएगा 5 का वैल्यू। अब 17 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 17 8 जा होगा ना। 11 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 11 1 जा 11 8 जा। 13 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू 13 1 जा 13 6 जा। 7 का वैल्यू यानी कि ये का वैल्यू 30, 5 का वैल्यू 1 का वैल्यू 30, तो एक का वैल्यू निकल गया। अब तुम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, हमको पता है चॉकलेट वेनिला का रेशियो क्या है, तो यहाँ चॉकलेट वेनिला का नंबर निकल जाएगा। एक का वैल्यू 8 है, इसमें बात कर रहे हैं। 1 का वैल्यू 1 का वैल्यू 8, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 8 इंटू 7 यानी कि 56। हम कहेंगे एक का वैल्यू 8 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा 80। एक का वैल्यू निकाल लिए है ना आप। यहाँ पर एक का वैल्यू 18 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा 108 और 5 का वैल्यू 90। मल्टीप्लाई करते जाना, एक का वैल्यू निकल गया है उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 6 8 जा कितना होता है 128 और 16 5 जा 80, 33 जा कितना होगा 90 और 34 जा 120, यहाँ पे 33 जा ये भी 90 और 32 जा 60। समझे, इस टाइप से हम कैलकुलेट किए तो सारा वैल्यू को निकल गया। बस क्वेश्चन पे डील करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मफिन्स सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो चॉकलेट मफिन सोल्ड ऑन फ्राइडे कितने हुए हैं, चॉकलेट मफिन सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो चॉकलेट ये है, फ्राइडे यहाँ है ना, फ्राइडे यहाँ कितने सोल्ड हुए 90, तो कह रहा है 90। उसके बाद कह रहा है इज वाट परसेंट, सीधा वाट परसेंट बोला है तो इसको डिवाइड कर देना किसके, और टोटल नंबर ऑफ वेनिला मफिन सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को वेनिला मफिन कितने सोल्ड हुए हैं 60। कह रहा है ये कितना परसेंटेज है, तो 0 0 कट गया, परसेंट 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, तो 50 इंटू 3 कितना हुआ 150%। ये आंसर हो गया मेरा। क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मफिन सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को टोटल मफिन्स की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मफिन सोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ मफिन्स मतलब चॉकलेट प्लस वेनिला दोनों मिला के, तो मंडे को कितने सोल्ड हुए हैं 136 हुए हैं ना, इसी 136 में चॉकलेट वेनिला है तो 136। इसका डिफरेंस किसके साथ बोल रहा है, टोटल नंबर सोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मफिन सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को चॉकलेट वाले कितना है 108, इसके साथ डिफरेंस बोल रहा है तो 28 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वेनिला मफिन सोल्ड ऑन मंडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को वेनिला मफिन्स का एवरेज पूछ रहा है। मंडे को कितने मेरे पास वेनिला 80, वेडनेसडे को कितने 80 और थर्सडे को कितने 120, फ्राइडे को कितने 60। इसका एवरेज मतलब 4 से डिवाइड करना। अब हम सबका सम करेंगे तब 4 से डिवाइड करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं या इंडिविजुअल कर लीजिए। 4 का मल्टीपल दिख रहा है ऊपर में तो ये 20 हो जाएगा 4 से, ये 20 हो जाएगा 4 से, ये 30 हो जाएगा 4 से, ये 15 हो जाएगा 4 से, 13 15 17 और 15 85। क्या हो जाएगा मेरा आंसर 85। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मफिन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड टोटल नंबर ऑफ वेनिला मफिन सोल्ड ऑन थर्सडे। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो between total number, what is the ratio between total number of chocolate muffins sold on Tuesday। chocolate muffins Tuesday को कितने सोल्ड हुए हैं 108। इसका रेशियो किसके साथ पूछ रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ वेनिला मफिन सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को वेनिला मफिन्स कितने सोल्ड हुए 120। इसका रेशियो सोल्ड पूछ रहा है तो 12 से 9 टाइम्स, 12 से 10 टाइम्स यानी कि 9:10 का रेशियो होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 9:10। टोटल नंबर ऑफ वेनिला मफिन सोल्ड ऑन ट्यूसडे, वेनिला मफिन ट्यूसडे को कितने सोल्ड हुए हैं 90, लिखना है यहाँ पे 90।
कह रहा है जो ये जो है हाउ मच परसेंट मोर होगा या लेस होगा टोटल नंबर ऑफ मफिन्स चॉकलेट प्लस वेनिला सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को चॉकलेट प्लस वेनिला कितने हैं, चॉकलेट प्लस वेनिला कितने हैं 150। तो ये वैल्यू इससे तो लेस है ना, कितना लेस है 60 लेस है, किससे लेस है 150 से लेस है इंटू 100। तो 0 0 कटेगा 3 से 2 टाइम 3 से 5 टाइम्स 2/5 आएगा यानी कि -40%। ये हो जाएगा -40%। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, इस वैल्यू को समझ के रखिएगा क्योंकि अगले क्लास में हम आगे का डीआई बेसिक पार्ट 2 करते हैं। ये करने के बाद आपका अप्रोच एक क्लियर होगा। अगले क्लास में 3-4 सेट हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें अप्रोच भी सीखें। अगले क्लास में बस और वर्क करेंगे उस पर हम कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर। थैंक यू सो वेरी मच।